नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में। अभी तक हमने इससे पहले एंग्लो सिख वॉर को ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में। ये एक सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स थे जिसने कहीं ना कहीं हमारे जो भारत की कॉलोनियल हिस्ट्री है उसको शेप किया है। एंग्लो मराठा वॉर्स एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन मानी जाती है मराठा डोमिनेंस की। तो आज इस लेक्चर में हम तीनों के तीनों एंग्लो मराठा वॉर्स को देखेंगे जो लेट 18 सेंचुरी से लेके तो अर्ली 19 सेंचुरी के बीच में लड़े गए हैं, जिसने भारत की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसे काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म किया है। तो इसलिए इस लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मराठा एम्पायर की। अब देखिए, एक अलग लेक्चर में मैंने आपको मुगल एम्पायर का डिक्लाइन बताया था कि 1707 के बाद, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी, उसके बाद मुगल्स कैसे डिक्लाइन करने लगे। उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन जैसे ही मुगल्स डिक्लाइन करने लगे तो उसके बाद जो मराठास थे वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगे और अपना जो पीक था मराठा एम्पायर का, उसमें वो बहुत बड़ी टेरिटरी जो है भारत की उसको कंट्रोल किया करते थे। और इवन वो कुछ ऐसे जगहों से भी ट्रिब्यूट्स लिया करते थे जो एरियाज उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। हालांकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुआ था उसमें ये हार गए, जिसके बाद इनका जो एम्पायर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्स आ गए, धीरे धीरे वो वीक होने लगा और इसके बाद काफ़ी इंटरनल पावर स्ट्रगल शुरू हो गए। और जैसे ही यहाँ पे सक्सेशन के डिस्प्यूट शुरू हो गए, यानी कि अब अगला राजा कौन बनेगा, इसके बीच में जब लड़ाई झगड़े होने लगे तो पूरी की पूरी जो मराठा यूनिटी थी उसे इसने काफ़ी हद तक वीक किया और जिसकी वजह से पूरे मराठा एम्पायर को वनरेबल बना दिया गया ब्रिटिशर्स के लिए और अंततः अंग्रेजों ने आके इसको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया। हम सबसे पहले बात करते हैं पेशवा के राइज की। 1674 में शिवाजी महाराज जी ने फॉर्मलाइज किया रोल ऑफ पेशवा। सबसे पहले जो फर्स्ट पेशवा थे वो थे मोरोपंत त्रिम्बक पिंगले। तो यहाँ पे 1674 में एक नई अपॉइंटमेंट होती है शिवाजी महाराज जी के समय फर्स्ट पेशवा की, और जो सबसे पहले पेशवा बने वो थे मोरोपंत त्रिम्बक पिंगले। उनके ही आगे बच्चे पहले हेरिडिटरी पेशवा बने। फिर 1713 से 1720 तक पहले हेरिडिटरी पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथन। यहाँ पे इन्होंने शाहू के रूल को सिक्योर किया और मुगल्स की रिकॉग्निशन भी इनको मिल गई, जिसके बाद से जो पावर है वो छत्रपति से पेशवा के पास चली गई। फिर आता है 1720 से 1740। इसमें जो बाजीराव प्रथम हैं उनको सबसे ग्रेटेस्ट पेशवा अभी तक का माना जाता है, जिन्होंने जो मराठा पावर एक्सपैंड हो रही थी उसको मैनेज करने के लिए प्रोमिनेंट चीफ्स का एक मराठा कन्फेडरेसी बनाई, ताकि अच्छे से जो पूरा का पूरा मराठा एम्पायर है उसको मैनेज किया जा सके। फिर 1761 आता है। यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जब इनकी डिफीट हो जाती है तो मराठा दोबारा रीग्रुप होते हैं और अगले कई सालों तक ये दोबारा युद्ध करते हैं ताकि भारत में जो पावरफुल पोजीशन है उसको रीगेन किया जा सके। 1772 में यंग पेशवा माधवराव प्रथम की डेथ हो जाती है और इसके बाद जो पेशवा कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगता है। मराठा कन्फेडरेसी की बात करें तो इसमें गेकवाड़ ऑफ बड़ौदा आते थे, जिन्होंने गुजरात रीजन्स की टेरिटरीज को कंट्रोल किया और ये एक काफ़ी प्रोमिनेंट मराठा फैमिली बनी। भोंसले ऑफ नागपुर आते हैं। इन्होंने ईस्टर्न टेरिटरीज को रूल किया और यहाँ पे बंगाल और उड़ीसा तक इन्होंने अपने जो मराठा इन्फ्लुएंस है उसको एक्सटेंड किया था। इंदौर के होलकर जाते हैं, जिन्होंने मालवा के कुछ पार्ट्स को कंट्रोल किया सेंट्रल इंडिया में, और ये अपनी मिलिट्री प्रोवेस के लिए जाने जाते थे। फिर आते हैं सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। इन्होंने नॉर्दर्न टेरिटरीज को डोमिनेट किया और यहाँ पे इनको किंग मेकर्स भी कहा जाता था। पेशवा ऑफ पूना आते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी और नॉमिनल हेड थे ये कॉन्फेडरेसी के, और ओरिजिनली ये छत्रपति जी के प्राइम मिनिस्टर थे। अभी ये जो पूरी की पूरी मराठा कॉन्फेडरेसी की अरेंजमेंट है, इसमें हर प्रोमिनेंट फैमिली को ये कहा गया था कि भाई आपने कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे तुमने रूल करना है और कुछ एरियाज़ को तुमने कॉन्कर करना है, जीतना है इन द नेम ऑफ मराठा किंग शाहू। यानी लड़ोगे तुम, जीतोगे तुम, लेकिन वो जीत जो है या वो एरिया जो है वो किसका माना जाएगा,
मराठा किंग शाहू का माना जाएगा। अब मराठा पॉलिटिक्स में ब्रिटिश एंट्री होती है। अंग्रेजों ने लेट 18th सेंचुरी में स्ट्रेटेजिकली मराठा पॉलिटिक्स में एंट्री ली। यहाँ पे मराठा कन्फेडरेसी के बीच में जो इंटरनल डिविजन्स थे उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। अब ये जो कैलकुलेटेड इंटरवेंशन थी, इसकी वजह से मराठाज और ब्रिटिशर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी हुए। बॉम्बे में जो अंग्रेज थे उन्होंने एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से क्लाइव ने, ये रॉबर्ट क्लाइव है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कहाँ पे, याद करिए, बैटल ऑफ पानीपत में। बैटल ऑफ पानीपत को मैंने कवर कराया है, वहाँ पे मैंने इसका रोल अच्छे से आपको पढ़ाया था, तो उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या मेरी प्लेलिस्ट में जाइए मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश किया था, वैसे ही अंग्रेजों ने बॉम्बे में अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी। अब यहाँ पे मराठास के बीच में सक्सेशन के डिस्प्यूट्स चल रहे थे। भाई एक की डेथ होगी बड़े राजा की, तो अब अगला राजा कौन बनेगा, इसके लिए लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं। यही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी अंग्रेज़ों के इंटरवेंशन के लिए। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों की जो इनऑर्डिनेट एम्बिशन थी और मराठा लीडरशिप में जो डिवाइड था, उसने कन्फ्लिक्ट के लिए कंडीशंस को उत्पन्न कर दिया, और इसीलिए फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है 1775 से 82 के बीच में। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है डेथ ऑफ माधवराव प्रथम 1772। अब देखिए, इनकी डेथ के बाद जो इनके ब्रदर थे नारायण राव, ये 5th पेशवा बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। नारायण राव जी की असैसिनेशन हो जाती है, तो यहाँ पे रघुनाथ राव जो अंकल थे, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नारायण राव की असैसिनेशन करवाई थी, और उसके बाद उन्होंने पेशवा पोजीशन को क्लेम किया। हालांकि वो लीगल हायर उसके नहीं थे, नारायण राव के लीगल हायर वो नहीं थे, या माधव राव के लीगल हायर वो नहीं थे, लेकिन उनकी असैसिनेशन करवाई जाती है नारायण राव जी की, और उसके बाद रघुनाथ राव जो थे उन्होंने दावा ठोक दिया कि भैया हम अगले पेशवा बनेंगे। अब सवाई माधव राव का बर्थ होता है। नारायण राव जी की जो विडो थी गंगाबाई, वो एक बेटे को जन्म देती हैं, और यहाँ पे वही जो बच्चा है वो बनता है राइटफुल सक्सेसर पेशवा थ्रोन का, क्योंकि ये क्या था, ये लीगल हायर था, रघुनाथ राव लीगल हायर नहीं था। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ 12 भाई काउंसिल। तो नाना फडणवीस ने और 12 मराठा चीफ्स ने डिक्लेयर किया कि जो इन्फेंट है, ये जो बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, ये अगला पेशवा है, और ये अपनी जो रीजेंसी है उसे एज्यूम कर लेगा। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की ट्रीटीज़ की बात करें तो ट्रीटी ऑफ सूरत होती है। अब यहाँ पे होता क्या है, रघुनाथ राव जो कि मैंने आपको कहा कि लीगल हायर नहीं था, लेकिन उसने पेशवा बनने का दावा ठोक दिया। रघुनाथ राव जो है वो अंग्रेज़ों की मदद लेता है कि मेरे को आप मदद करो यहाँ पे पेशवा बनने की, और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है। तो जो ट्रीटी अंग्रेज़ों और रघुनाथ राव के बीच में साइन होती है वो है ट्रीटी ऑफ सूरत। यहाँ पे ये कहा गया कि जो अंग्रेज हैं उन्हें सालसेट और बसैन में कुछ टेरिटरीज दे दी जाएंगी, और सूरत और भारूच डिस्ट्रिक्ट में जो पैसे की कमाई हो रही है उस रेवेन्यू के कुछ पोर्शन भी अंग्रेजों को दिया जाएगा। उसके बदले में अंग्रेज क्या करेंगे, 2500 अंग्रेजी सोल्जर्स रघुनाथ राव को देंगे। पावर भैया पावर, यहाँ पे ये है पावर का नशा। फिर आता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने ट्रीटी ऑफ सूरत को कंडेम कर दिया, और यहाँ पे एक नई ट्रीटी बनाई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसमें क्या था, इसने सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सूरत जो ये है इसको एनुल कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि रघुनाथ को सपोर्ट करने से मना किया। रघुनाथ को कहा गया कि हाँ भैया हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, और रघुनाथ को यहाँ पे पेंशन भी प्रॉमिस की गई। फिर आता है ट्रीटी ऑफ वैदगांव 1779 में। अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये एरिया था इसको सराउंड कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और सारी की सारी सप्लाईज कट ऑफ कर दी गई थी। तो अंग्रेज़ जो थे उन्होंने सरेंडर किया, उस ट्रीटी को साइन किया। तो यहाँ पे जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी उसको फोर्स किया गया कि वो सारी की सारी टेरिटरीज़ को रिलिंक्विश करें, यानी जो तुमने एक्वायर करी हैं, जो तुमने हड़पी हैं 1775 से लेके, उसको दोबारा वापस दे दिया जाए। और यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट मराठा विक्ट्री थी अंग्रेज़ों के ऊपर। अब यहाँ पे मिलिट्री टैक्टिक्स की बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की। मराठा मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पे ब्रिलियंट जनरल थे महाजी सिंधिया, शिंदे भी बोलते हैं इनको। इन्होंने चारों तरफ से, हर साइड से अंग्रेज़ों को ट्रैप कर लिया था,
और यहाँ पे इंग्लिश आर्मी को ल्योर किया गया कि भैया तुम तालेगांव के पास जो माउंटेन पास है वहाँ पे आओ। और यहाँ पे जो इंग्लिश सप्लाई है उस पर अटैक किया गया था खोपाली में। तो अब यहाँ पे स्कोस्ट अर्थ पॉलिसी को एम्प्लॉय किया गया था। स्कोस्ट अर्थ पॉलिसी ये क्या थी कि जो फार्मलैंड है उसको भी जला दिया जाएगा, और जो वेल्स हैं यानी जहाँ से पानी पिया जा रहा है ना, वेल कुएँ जो होते हैं उन्हें भी पॉइजन किया जाएगा, और जो फार्मलैंड है उसको जला दिया जाएगा। ये जो पॉलिसी है इसको क्या बोलते हैं, स्कोस्ट अर्थ पॉलिसी। इस पॉलिसी का यहाँ यूज़ हुआ था। अब अगर हम इंग्लिश मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात करें तो देखो अंग्रेज जो थे वो एमुनेशन और कैनन्स के मामले में काफ़ी सुपीरियर थे, और यहाँ पे उन्होंने तेलेगांव में फोर्स किया रिट्रीट करने के लिए। विलेज जो था वादगांव का उसको उन्होंने पूरी तरीके से सराउंड कर लिया, और यहाँ पे फूड और वाटर सप्लाईज को भी कट कर दिया, और यहाँ पे मिड जनवरी 1779 में सरेंडर कर दिया गया था। फिर आता है ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। वारन हेस्टिंग जो था उसने ट्रीटी ऑफ वादगांव जो हमने पहले देखी उसको रिजेक्ट कर दिया था, और यहाँ पे लार्ज फोर्स जो थी उसको भेजा कॉलोनल गोदार्ड के अंडर, जिसने अहमदाबाद को फरवरी 1779 में कैप्चर कर लिया, बेसैन को दिसंबर 1780 में। अब यहाँ पे फर्दर मिलिट्री एंगेजमेंट्स हुई, और सिंधिया जो थे उसने पेशवा और अंग्रेजों के बीच में एक नई ट्रीटी को प्रपोज किया था। तो ये जो नई ट्रीटी थी ये थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। इसके कुछ की प्रोविजंस ये थे कि जो साल सेट है जिसको पहले मराठाओं ने अंग्रेजों से ले लिया था वो दोबारा अंग्रेजों के पास ही रहा। फिर जितनी भी टेरिटरीज ट्रीटी ऑफ पोरबंदर के तहत कॉन्कर की गई थी, जीती गई थी, उन सारों को मराठास को दे दिया गया था। फतेह सिंह गेकवाड़ जो था उसको गुजरात की टेरिटरीज उसके पास ही रहने दी। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव को जो सपोर्ट किया था वो सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, और यहाँ पे जो ट्रेड प्रिविलेजेस अंग्रेज़ों को मिलते थे वो इनको अभी भी मिल ही रहे थे, वो कंटिन्यू थे। एडिशनल टर्म्स इसकी ये थी कि जो पेशवा थे उन्होंने प्रोहिबिट किया कि हम किसी भी और यूरोपियन नेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि जो अंग्रेज हैं उनको सिर्फ यही नहीं है कि भाई भारत में उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है, इवन जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी चाहती हैं कि भैया यहाँ पे किसी न किसी तरीके से अंग्रेज वीक पड़ें और हम उसका फ़ायदा उठाएँ। तो अंग्रेज लड़ तो रहे हैं, पावर वैक्यूम का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सोच समझ के बैलेंस के साथ चल रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो जाए कि ये जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो यहाँ के किंग हैं वो मिलकर दोनों ही हम पर हमला कर दें। तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो टेरिटरीज़ हैं जो कहा गया कि ट्रीटी ऑफ पोरबंदर के समय जो अंग्रेज़ों ने ली थी वो दोबारा मराठास को दे दी गई। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी अंग्रेज़ों ने किए, और रघुनाथ राव को जो सपोर्ट था वो भी वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी डर था कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे पर हमला ना बोल दें। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि भैया जो पेशवा हैं वो इस ट्रीटी में हमें वचन दें कि बाकी किसी भी यूरोपियन नेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दोनों पार्टीज़ एग्री हुए कि भाई वो एक दूसरे के एलाइज बने रहेंगे और शांति के ऊपर काम करेंगे। महाजी सिंधिया जो थे उनको म्यूचुअल गारंटर बनाया गया इस ट्रीटी के टर्म्स का, और ये जो ट्रीटी है इसको हास्टिंग के द्वारा जून 1782 में रेटिफाई कर दिया गया, और फडणवीस ने इसको 1783 में आके रेटिफाई किया। तो हास्टिंग मतलब अंग्रेज़ों की तरफ से, और ये फडणवीस यानी जो मराठाओं की तरफ से आए। तो यहाँ पे रेटिफाई भी होगी भी हम दोनों इस ट्रीटी के ऊपर काम करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है 1803 से 1805 के बीच में। तो अब यहाँ पे इसका क्या बैकग्राउंड था? अब देखिए, जो मराठा कन्फेडरेसी हमने पहले देखी, इसके बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा था, वे कौन ज़्यादा पावरफुल है। पेशवा माधवराव नारायण जी की मृत्यु हो जाती है 1795 में, और उनके जो बेटे हैं बाजीराव द्वितीय वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ वो इनइफेक्टिव रूलर बन के आते हैं, और इसी से यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इस पूरे के पूरे साम्राज्य में आ जाती है। नाना फडणवीस जो थे वो स्टॉन्च राइवल थे बाजीराव द्वितीय के, जो कि काफ़ी पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे, और जो कन्फेडरेसी में बाकी किंग्स थे उनके साथ उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ भी थीं। लेकिन अब 1800 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और जो इंटरनल डिविजन्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और ये काफ़ी एडवांटेजियस अपॉर्चुनिटी देता है अंग्रेज़ों को कि वो यहाँ पे इंटरवीन कर सकें। अब ऐसा माना जाता है कि जो बाजीराव द्वितीय थे वो लास्ट पेशवा थे, और वो बहुत ही वीक इनइफेक्टिव लीडर थे,
और इनका जो समय था यही सबसे बड़ा कारण माना जाता है मराठा पावर के डिक्लाइन का। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के कोर्स ऑफ इवेंट्स क्या क्या थे। सबसे पहले 1 अप्रैल 1801 यहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे उन्होंने विधुजी का मर्डर कर दिया, जो कि जसवंतराव होलकर के भाई थे। इसके बीच में जो मराठा कन्फेडरेसी थी जिसको हमने पहले देखा, उसी के बीच में टेंशन्स बढ़ गई, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के भाई की मृत्यु कर दे रहा है। अक्टूबर 25, 1802 में जसवंतराव होलकर जो थे उन्होंने बाजीराव द्वितीय की जो आर्मी है उसको हरा दिया और विनायक राव जी को पेशवा बना दिया। दिसंबर 31, 1802 में जो बाजीराव द्वितीय थे वो बसैन जाते हैं अंग्रेज़ों के पास, और यहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ एक ट्रीटी साइन होती है और ब्रिटिश प्रोटेक्शन को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मराठा कन्फेडरेसी में ही अब एक ऐसा राजा है जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया है। अब 1803 से 1804 के बीच में सिंधिया और भोसले इन दोनों ने कोशिश करी कि जो मराठाओं की इंडिपेंडेंस है उसको बचाया जाए, लेकिन जो अंग्रेज़ों की वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रिटिश आर्मी थी उसने उन्हें डिफीट कर दिया, हरा दिया। फिर आता है 1804, जसवंतराव होलकर ने एक बार दोबारा अटेम्प्ट किया कि जो इंडियन रूलर्स हैं उन सारों की कोalition बनाई जाए, उनको एक किया जाए अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन वो फेल हो गए। अब यहाँ पे आती है ट्रीटी ऑफ बसैन 1802। इसके की प्रोविजंस क्या थे। अब यहाँ पे देखो पेशवाज एग्री हो गए कि कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नेटिव इन्फेंट्री आर्टिलरी के साथ, मतलब एक जो आर्मी की टुकड़ी है वो उनकी टेरिटरी में परमानेंटली रहेगी। अब देखो इसके पीछे क्या कारण है। ये एक मान लो मराठाओं का ये पूरा साम्राज्य है, यहाँ पे ये टुकड़ी है अंग्रेज़ों की, ये अंग्रेज़ों के अंडर नहीं है। अंग्रेज़ मान लो चलो यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन ये टुकड़ी किसकी है, अंग्रेज़ों की, और इसके पास क्या है, आर्टिलरी भी है। मराठा अगर इनके हिसाब से चलते हैं तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो यहाँ से युद्ध करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये परमानेंटली यहाँ स्टेशन है, दूसरा इनके पास आर्टिलरी भी है, तो इसके लिए यहाँ पे मान गए। दूसरा आता है टेरिटोरियल कंसेशंस। सूरत सिटी को इन्होंने सरेंडर कर दिया। इतनी टेरिटरीज को इन्होंने सेट किया कि जिसकी वजह से कंपनी को 26 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। डिप्लोमेटिक रिस्ट्रिक्शंस, चौथ जिसके ऊपर मराठाओं का राज हुआ करता था उसके ऊपर अपना दावा छोड़ना पड़ा, और ये एग्री हुए कि किसी भी दूसरे यूरोपियन देश के किसी एम्प्लॉय को यहाँ पे अपने पास नहीं रखा जाएगा। लॉस ऑफ सवर्निटी कि मराठाओं के बाकी स्टेट्स के साथ जो रिश्ते होंगे उन्हें अंग्रेज कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से जो पेशवाओं की पावर है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि डर था ना कि यहाँ पे दोबारा बाकी राजाओं के साथ मिलके कोलिशन बनाने की कोशिश ना की जाए। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बेसेन की सिग्निफिकेंस क्या थी। इसने पेशवाओं को वीकन कर दिया, मराठा उसको वीक कर दिया, और जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास काफ़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थी। यहाँ पे ट्रूप्स परमानेंटली अलो कर दिए गए कि भैया मराठा टेरिटरीज में परमानेंटली यहाँ पे ट्रूप्स को स्टेशन किया जाएगा। इसने जो भारत में अंग्रेज़ों की प्रेजेंस थी उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। अंग्रेज़ों का जो इन्फ्लुएंस था उसमें एक और सिटी आ गई, पूना। अब यहाँ पे इनेबल किया कि कहीं पर भी पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर इन्होंने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना है तो यहाँ से ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मराठा एम्पायर में इन्होंने परमानेंटली अपने एक नेटिव इन्फेंट्री को विद आर्टिलरी स्टेशन करा लिया। और जो ब्रिटिश डोमिनेंस है इसमें एक मेजर शिफ्ट इसके बाद आती है। अंग्रेजों को इतना सशक्त बनाया गया है कि ये अपने कंट्रोल को एक्सपैंड कर सकते हैं। मराठा प्राइड और मराठा जो सोवर्निटी थी उसको काफ़ी हद तक इसने वीक किया और छनली कर दिया। अब आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 18 के बीच में। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, लॉर्ड हास्टिंगे चाहता था कि पूरे के पूरे भारत में अंग्रेजों का कंट्रोल हो, ब्रिटिश शासन हो। चार्टर एक्ट 1813 ने जो कंपनी का कंट्रोल था, मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर चाइना में, उसको कम कर दिया था, वीक कर दिया था। तो अब था कि पूरे के पूरे तरीके से भारत के ऊपर कंट्रोल किया जाए। पिंडरीज जो हुआ करते थे वो मराठा आर्मीज के मर्सिनरीज हुआ करते थे। अब मराठा के डिक्लाइन के बाद इन्होंने आसपास की जो टेरिटरीज थी उनको प्लंडर करना शुरू कर दिया। इवन कई बार कंपनी को भी इन्होंने प्लंडर करने का प्रयास किया। अब लॉर्ड हास्टिंगे ने जैसे ही पिंडरीज के खिलाफ एक्शन लिया
तो इसके बाद से दोबारा मराठा कन्फेडरेसी की यूनिटी हमें देखने को मिली। सारे के सारे मराठा चीफ्स को एक करने का प्रयास किया अंग्रेजों के खिलाफ 1817 में। कोर्स ऑफ इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले डेस्परेट मराठा अटेम्प्ट्स, पेशवाओं ने जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी पूना में उसे अटैक किया। नागपुर के अप्पा साहब जी ने जो अंग्रेजों का ठिकाना था नागपुर में, वहां उन पे अटैक किया। लेकिन जो मराठाओं की इंटरनल वीकनेस थी वो उन्हें परेशान करती रही। मराठाओं की जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन थी वो डिसऑर्गेनाइज थी कम्प्लीटली। नागपुर में भोसले और ग्वालियर में सिंधियाज काफी ज्यादा वीक थे। ब्रिटिश मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात करें तो पेशवाओं को सक्सेसफुली इन्होंने प्रिवेंट किया, रोका कि अपनी जो कंट्रोल है उसको रीगेन कर सकें, दोबारा वापस जीत सकें। खिड़की में उन्होंने पेशवाओं को हराया, डिफीट किया। भोंसले को सीता बुल्दी में डिफीट किया, होलकर्स को महिदपुर में डिफीट किया और जून 1818 आते आते पेशवाओं को फोर्स किया कि वो सरेंडर कर दें। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की ट्रीटीज की बात करें तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ पूना आती है। ये पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच में हुई थी जून 1817 में। यहाँ पे जो मराठा सॉवरेनिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर दिया, कम कर दिया। फिर ट्रीटी ऑफ ग्वालियर आती है, ये सिंधियाओं और अंग्रेजों के बीच में हुई थी नवंबर 1817 में। और यहाँ पे जो पावरफुल ग्वालियर स्टेट था उसे पूरे के पूरे तरीके से ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के कंट्रोल में लाया गया। तीसरा आता है ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ये होलकर्स और अंग्रेजों के बीच में हुई जनवरी 1818 में। यहाँ पे ब्रिटिश डिप्लोमेटिक इंसर्कलमेंट जो है मराठास की उसे कंप्लीट किया गया और फिर फाइनल सरेंडर आता है। तो जून 1818 में पेशवाओं ने फाइनली सरेंडर कर दिया और जो मराठा कन्फेडरेसी है वो सारी की सारी डिसॉल्व हो गई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की आउटकम क्या थी? सबसे पहले एबोलिशन ऑफ पेशवाशिप, जो पेशवा का ऑफिस था जो छत्रपति शिवाजी के समय बना था वो एबॉलिश हो गया और जो मराठा कन्फेडरेसी की सेंट्रल अथॉरिटी थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया। पेशवा एज ब्रिटिश रिटेनर, तो अब यहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो ब्रिटिश रिटेनर बन गए भीतूर में, कानपुर के बगल में, और वो पेंशन के ऊपर जीने लगे। अंग्रेजों ने इनके लिए पेंशन लगा दी। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ सतरा। प्रताप सिंह जो लीनियल डिसेंडेंट थे शिवाजी के, उनको स्मॉल प्रिंसिपैलिटी जो थी सतरा, वहाँ पे रूलर उसका बना दिया गया जो कि पेशवाओं के ही डोमिनियन से निकली थी। यानी जो पेशवा एम्पायर था उसी से एक छोटा सा अलग निकला था सतरा, वहाँ का राजा प्रताप सिंह जी को बना दिया। और फिर आते हैं ब्रिटिश डोमिनेंस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अनडिस्प्यूटेड पावर उभर कर आई भारत में और उसने मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में जो अपना कंट्रोल है वो इस्टेब्लिश कर दिया। एंग्लो मराठा वॉर्स का इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे पहले पॉलिटिकल इम्पैक्ट। अब यहाँ पे मराठा पावर जो है वो ख़त्म होगी, सेंचुरीज ओल्ड डोमिनेंस मराठाओं की ख़त्म होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनडिस्प्यूटेड पावर बन के निकल के आई। मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने कंट्रोल कर लिया कि मराठा टेरिटरीज को भी एनेक्स कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात करें तो ऑब्वियसली जब एरिया अंग्रेजों के अंडर आ जाएगा तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस होगी। डायरेक्ट कंट्रोल पूरे के पूरे फॉर्मर मराठा रीजन के ऊपर अंग्रेजों का आ गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की एक्सपेंशन हुई। ट्रेडिशनल मराठा चीफ्टेंस जो थे जिनको सरदार बोलते थे उनका भी डिक्लाइन यहाँ पे हुआ। एंग्लो मराठा वॉर्स की लेगेसी क्या है? सबसे पहले कॉलोनियल कंसोलिडेशन। अंग्रेजों को यहाँ पे इनेबल किया गया कि वो पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंसोलिडेट करें, एक करें और यहाँ पे कॉलोनियल रूल की फाउंडेशन इस्टेब्लिश करें। हिस्टोरिकल नैरेटिव क्या है? हिस्टोरिकल नैरेटिव ये है कि इसने भारत के ट्रांजिशन जो है इंडिजिनस रूल से कॉलोनियल सब्जुगेशन की, उसे शेप किया। मिलिट्री लेगेसी की बात करें तो यहाँ पे डिसिप्लिन यूरोपियन मिलिट्री टैक्टिक्स यहाँ पे बताए गए अगेंस्ट जो इंडियन ट्रेडिशनल वॉरफेयर मेथड्स हैं और यहाँ पे सुपीरियर बन के निकले अंग्रेज। फिर आते हैं एंड ऑफ इंडिजिनस रूल। अब यहाँ पे जो वॉर था इसने लास्ट मेजर इंडिजिनस पावर जो थी मराठास उसको भी ख़त्म कर दिया और पूरा का पूरा रास्ता अंग्रेजों के लिए साफ हो गया। तो जो एंग्लो मराठा वॉर है ये रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट भारत के इतिहास में और इंडिजिनस रूल से कॉलोनियल डोमिनेंस की ट्रांजिशन को ये बताता है। एक समय जो माइटी पावरफुल मराठा एम्पायर था वो भी वीक हो गया। कारण क्या था? इंटरनल डिविजन्स और पानीपत के युद्ध में जो इनकी डिफीट हुई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री सुपीरियोरिटी के आगे ये झुक गए। तो ये बताता है कि जो इंटरनल डिसयूनिटी होती है उसको किस प्रकार से एक्सटर्नल पावर्स एक्सप्लॉइट करती हैं। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बाकी मैंने जितने भी वीडियोस बताई हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, या मेरी प्लेलिस्ट में जाइए मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ऐसे ही जीके, करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। आपका धन्यवाद।